हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और लास्ट में ही रोज़ की तरह जो स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट रखे गए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है अति ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि भगवत गीता पर हाथ रख कर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वरुण घोष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वरुण घोष। तो वरुण घोष जो है वो वरुण घोष भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं। तो इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। यहाँ पर जो ये भारतीय मूल के हैं वरिष्ठ वरुण घोष, ये ऑस्ट्रेलियाई जो है ऑस्ट्रेलिया की संसद में जो है वहाँ पर भगवत गीता पर जो है शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए हैं। और वरुण घोष का जो जन्म होता है वो भारत में होता है और भारत में 1985 में इनका जन्म होता है। ये जो हैं ये ऑस्ट्रेलियाई संसद के पहले ऐसे सदस्य हैं जिसने भारत में जन्म लिया है और वाशिंगटन में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो वाशिंगटन है अमेरिका में, तो यहाँ पर जो है ये जो है वरुण घोष ये जो है विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। तो दोस्तों याद रखना। अब मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो है एंथनी एल्बनीज और राजधानी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो है कैनबरा, यहाँ की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की आपसे पूछे तो डॉलर यहाँ की मुद्रा है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। तो छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखना क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो अब आइए दोस्तों मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछा गया है कि तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है और नया राज्य गान क्या है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों ये जो तेलंगाना सरकार है इन्होंने राजगान जो है बदलने का फैसला लिया है। तो जो नया राजगान होगा वो होगा जया जया हो तेलंगाना। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जया जया हो तेलंगाना जो है ये राजगान जो होने वाला है इस बार जो है तेलंगाना राज्य का। तो याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। जो कैबिनेट है, कैबिनेट की मीटिंग में जो है राजगान को बदलने का यहाँ पर फैसला लिया गया है तेलंगाना में। और अब जो राजगान होगा वहाँ का बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा जो आबे आंद्रे श्री के जया जया हो तेलंगाना को राजगान बनाया जाएगा। राज्य की जो प्रतीकात्मक देवी हैं तेलंगाना जो तल्ली को एक नए रूप में तैयार किया जाएगा। यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना जो सरकार है तेलंगाना सरकार ने राज्य का जो संक्षिप्त टीएस है बदलने का जो है वहाँ पर फैसला लिया है। तो संक्षिप्त जो नाम है टीएस उसको बदलने का जो है फैसला लिया है तेलंगाना जो है राज्य सरकार ने। तो कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने जो राजपथ में टीएस की जगह टीजी होगा, तो टीएस की जगह वहाँ पर अब टीजी होगा तेलंगाना में। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर तेलंगाना के बारे में। देख लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बनने वाले हैं। अगर तेलंगाना यहाँ से देखिए क्वेश्चन कई बार बना है एग्जामों में, ठीक है। तेलंगाना का गठन कब हुआ है तेलंगाना राज्य का, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन होता है और हैदराबाद इसकी राजधानी है तेलंगाना की।
राज्यपाल यहाँ के हैं तमिल सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद की सीट 40 हैं। विधानसभा की सीटें हैं 119 और राज्यसभा की 7 और लोकसभा की जो हैं 17 सीटें हैं। तो लोकसभा की ज़्यादा सीटें होती हैं राज्यसभा से, तो याद रखना। और ये तो आपको आसान है याद करना, 17 सत्ते 119। तो विधानसभा की 119 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं, तो याद रखिएगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपसे पूछा गया है कि NITISH नीतीश डिवाइस किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये बिहार राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में ये लॉन्च किया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। पहले तो इसकी जो है फुल फॉर्म जान लेते हैं NITISH की। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, इसकी जो है फुल फॉर्म है। और ये जो है नीतीश, ये उपकरण को भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जो है IIT पटना में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पर विकसित किया गया है। और पेटेंट के आकार का यह उपकरण जो है वॉइस मैसेज के जरिए उपयोगकर्ताओं को बिजली, गर्मी, बाढ़, गर्मी की लहर जो है और शीत लहर के बारे में यह अलर्ट कराने वाला है यहाँ के लोगों को। और इस उपकरण को बिहार जो है मौसम विज्ञान सेवा केंद्र के साथ जो है समन्वित किया गया है। तो किसके साथ समन्वित किया गया है? बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र के साथ, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ अब बिहार से करंट अफेयर की। देखिए बिहार में ही हाल ही में जो है वहाँ पर सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा बापू टावर जो है बनकर तैयार हुआ है बिहार राज्य में। और महात्मा गांधी को ये बापू टावर जो है समर्पित है। तो ये भारत का जो है देश का पहला जो है बापू टावर बनकर तैयार हुआ है बिहार राज्य में, तो याद रखिएगा। और बापू टावर जो है पटना के गर्दनी बाग में स्थित है, ये भी याद रखना। कहाँ पर? गर्दनी बाग में स्थित है और ये 6 मंजिला टावर है। नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में यहीं पर बिहार के नए मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है 9वीं बार। और बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा यहाँ पर दिया जाएगा। और बिहार में जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो कैमूर जिले में बनकर तैयार किया जाएगा, तो ये भी बात आप याद रखना। और बिहार में एक ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर कैमूर टाइगर रिजर्व जो कि दूसरा होगा, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे पूछा गया है कि आदि महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो आदि जो महोत्सव है दोस्तों 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और आयोजित जो करता है वो हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो ये आयोजित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो 10 फरवरी को दोस्तों यहाँ पर वार्षिक राष्ट्रीय जो जनजाति महोत्सव है आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया है। तो ये भी बात आप याद रखना। तो नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, यहीं पर द्रौपदी मुर्मू ने जो है उद्घाटन किया है। और महोत्सव जो है ये महोत्सव चला है 10 से 18 फरवरी 2024 तक ये महोत्सव का आयोजन किया गया है यहाँ पर। और बता दें कि जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। किसके द्वारा? जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और देश भर में 1000 कारीगर भी भाग लेंगे और अपने काम का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ मिलकर $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप बता पाएँ
इसका राइट आंसर जो है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर है, याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में। तो बता दें कि ऋण समझौते पर का जो इसमें उद्देश्य है वो असम के जो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी के 650 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में या उसके आसपास जो बाढ़ और नदी तट कटाव है, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना जो है इसका उद्देश्य है। और इस परियोजना में लगभग जो है 1 मिलियन लोगों को लाभ मिलने वाला है। कितने मिलियन को? 1 मिलियन लोगों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है और 50,000 हेक्टेयर से अधिक फसल उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। तो याद रखिएगा इस परियोजना से। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो एशियाई विकास बैंक आया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, एशियाई विकास बैंक जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और जिसकी स्थापना जो होती है 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की जाती है और मुख्यालय इसका जो है मनीला में इसका मुख्यालय है, फिलीपींस, याद रखिएगा। और इसमें जो देश हैं वो 68 देश है। देखिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और सभी परीक्षा में पूछे हुए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अध्यक्ष हो या देश हो या मुख्यालय हो या उसका जो है स्थापना दिवस हो, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा अध्यक्ष जो हैं वो है मात्सुगु असाकावा है, इसके अध्यक्ष वो जापान के हैं। और भारतीय एशियाई विकास बैंक का जो सदस्य है, तो भारत जो है वो एशियाई विकास बैंक का सदस्य भी है। तो 67 जो है 68 देशों में भारत भी इसका एक सदस्य देश है। तो याद रखिएगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे पूछा है कि PACI, देखिए यहाँ पर PACI मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PACI जो मिशन है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी की जो वायुमंडल है और महासागरों का एक अध्ययन करने के लिए नासा ने एक जो है मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है PACE। तो PACE मिशन नासा ने लॉन्च किया है। और बता दें कि प्लैंकटन और एरोसोल क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम एक नासा मिशन है। और जो फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस एक्स जो एलोन मस्क जो है 9 रॉकेट पर जो है वहाँ पर रवाना हुआ है। और PACE एक शोध जलवायु चक्र में महासागर की भूमिका के बारे में यहाँ पर ज्ञान को बढ़ावा देने वाला है। तो PACI जो शोध जलवायु चक्र में महासागर की भूमिका के बारे में ये ज्ञान देने वाला है। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है NPCI के गैर कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो गैर कार्यकारी जो अधिकारी बने हैं NPCI के वो बने हैं अजय कुमार चौधरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अजय कुमार चौधरी। ये हैं अजय कुमार चौधरी, देख पा रहे होंगे। तो यही बने हैं गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं NPCI के। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। इसकी जो इस फुल फॉर्म है NPCI की वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा बोर्ड के जो गैर कार्यकारी जो अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया है वो चुना गया है अजय कुमार चौधरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और ये जो अजय कुमार चौधरी हैं ये जो है विश्व मोहन क्वात्रा का स्थान लेने वाले हैं। तो विश्व मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे अजय कुमार चौधरी। तो याद रखिएगा दोस्तों। ये इसकी मैंने फुल फॉर्म आपको बताई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो NPCI है भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को संभालने वाला एक प्रमुख संगठन है। तो याद रखना। और इसकी जो स्थापना होती है NPCI की वो 2000 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा। आओ दोस्तों मैं बात करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस देश में दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया है? तो किस देश में दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल जो है वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया है? तो वो जो किया गया है दोस्तों, भारत में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो वुमेन जो हैंडबॉल लीग जो है इसको लॉन्च करने का लक्ष्य है जनवरी 2025 तक। तो जनवरी 2025 तक इसको जो है लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया और इस लीग में 6 टीम हिस्सा लेने वाली हैं। और बता दें कि ये जो लीग है देश भर में महिला हैंडबॉल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो है उठाया गया है। और बता दें कि पावना स्पोर्ट वेंचर इस लीग के प्रोमोटर हैं। क्या है? प्रोमोटर हैं। कौन? पावना और स्पोर्ट वेंचर इस लीग के क्या है? प्रमोटर हैं। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पर खेलों जो और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसीलिए मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आपसे देखिए, आपको यहाँ पर पता होगा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में और हॉकी में कितने 11 खिलाड़ी होती है। अगर आपसे पूछे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में कितने? 9 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखना कितने खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में? 15। पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है, याद रखिएगा। बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये खेलों और उनके खिलाड़ियों की संख्या मैंने आपके सामने रिवीजन किया है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 ही आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है मीर मोहम्मद फारूक नाजिकी का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो मीर मोहम्मद फारूक नाजिकी का निधन हो गया है, वो एक पत्रकार और कवि थे। तो याद रखना ये यहाँ पर है मीर मोहम्मद फारूक नाजिकी। तो ये पत्रकार और कवि दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके बारे में। इनका जो जन्म है वो होता है 14 फरवरी 1940 को इनका जन्म होता है। श्रीनगर में इनका जन्म होता है और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। और ये जो है 1995 में जो है फारूक नाजिकी को उनकी कविता नार हातुन काजल वनास के लिए कश्मीर में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कश्मीर में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूं साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। तो देखिए साहित्य अकादमी जो अवार्ड है ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए हैं। और स्थापना की बात करता हूं तो स्थापना इसकी होती है 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना होती है। और पहली बार जो दिया गया है 1955 में दिया गया है। मुख्यालय जो इसका है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जो है वर्तमान में माधव कौशिक इसके अध्यक्ष हैं। सचिव की बात करूं तो सचिव इसके के श्रीनिवास राव इसके सचिव हैं। अब बात करता हूं 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो हिंदी में जो दिया गया है वो संजीव को दिया गया है और मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। अंग्रेजी में जो दिया गया है वो नीलम शरण गौर को दिया गया है और रिक्विम इन राग जानकी के लिए दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। आइए दोस्तों बात करते हैं ये जो दिवस है इसकी जो शुरुआत होती है 2015 में इसकी शुरुआत होती है और उद्देश्य है बच्चों में आंतों में के कीड़े की रोकथाम की को जागरूकता बढ़ाना।
तो आंतों के जो कीड़े हैं इनकी रोकथाम की जागरूकता बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है। खास तौर पर 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों में मृदा संचारित कृमि का पूर्ण उन्मूलन जो है प्राप्त करना इसका जो है खास तौर पर इसका लक्ष्य है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कल की क्लास के रिवीजन के बारे में। देखिए कल से आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ष 2025 तक भारत में कितने लोगों को AI ट्रेनिंग देगा, तो 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने वाला है। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है भारत ने। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के लिए किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है, तो 3 देशों को घोषित किया गया था, भारत, तुर्की और कतर को। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो प्यारे लाल शर्मा को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपसे पूछे जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 के द्वारा किस वर्ष के जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो 1974, याद रखिएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए किस योजना को मंजूरी दी है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को। और हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MN स्वामीनाथन, और 2 लोगों को सम्मानित किया गया, कुल 5 लोगों को सम्मानित किया गया। एक है कर्पूरी ठाकुर और एक जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एक का क्या नाम है, तो 5 लोगों को कुल दिया गया है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो एक का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का जो शुभांकर है वो क्या है, तो वह है अष्टलक्ष्मी। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो एक ये है राजनांदगांव जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कल की क्लास का रिवीजन। आज का स्टैटिक जीके में रिवीजन है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त करते हैं, तो ये करते हैं हाइग्रोमीटर का। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थना का संग्रह है, तो यजुर्वेद में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछे तो वह है ऋषभदेव। आप जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। अगर आपसे पूछे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। आपसे पूछे कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो ये कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, तो अल बरूनी की जो रचना है वो किताबुल हिंद, ये अल बरूनी की रचना है। तो ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन दोस्तों। और कल का हमारा प्रश्न था आपसे कि हाल ही में लगातार तीसरी बार ACC अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर था जय शाह, याद रखिएगा जय शाह इसका राइट आंसर था। आज का हमारा क्वेश्चन है आपसे कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।